हाय फ्रेंड्स, बद किरदार वो नहीं, जालिम हम थे। 3 औरतें 3 कहानियाँ। मुझे खबर है कि वो एक मजलूम लड़की थी। जानती हूँ कि वो आवारा नहीं थी। हालात ने इसे हवास बाख्ता कर दिया था। मुझे तभी अंदाज़ा था कि वो बेवफा ना थी, मगर बेवफा समझी गई और आज मैं इसकी मौत पर आंसू बहा रही हूँ। मेरे भाई डॉक्टर और वो एक मामूली नर्स थी। भाई के क्लिनिक पर नौकरी ढूंढती हुई आई थी। इसकी मासूम सूरत मेरे दिल को भाई। मैंने भाईजान से कहा इसको अपनी क्लिनिक पर रख लें। वो बोले 2 नर्सें पहले ही मौजूद हैं, मुझे अभी ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा भैया इसकी मदद करें, ये बहुत ज़रूरतमंद है। कहने लगे ठीक है, इसको कहो कल से आ जाए। यूँ सरवत को मेरे वसीले से आर्जी मुलाजमत मिल गई। वो मामूली तनख्वाह पर भी खुशी से मुलाजमत करने पर राज़ी हो गई। इसके मुतफक्किर चेहरे से एक मुफलिस लड़की की मजबूरियां झांकती नजर आती थी। वो शायद इस कदर बेबस हो चुकी थी कि अगर इसको पेश करदा तनख्वाह से भी कम दी जाती तो भी वो इनकार ना करती। अब वो अक्सर हमारे घर आने लगी। कभी भाभी को ड्रिप लगाने, कभी छोटे मोटे मसलों पर हम इसकी ज़रूरत पड़ जाती थी। इसका मेरे साथ अच्छा खासा दोस्ताना हो चुका था। अब मुझे सही तौर पर मालूम हुआ कि वो वाकई किस कदर ज़रूरतमंद है। इसके 5 छोटे बहन भाई थे, जिनमें से कोई भी कमाने के काबिल नहीं था। माँ मर चुकी थी, वो तनहा घर का सहारा थी। लेकिन मुसलसल बेरोजगारी ने इसके घर में फाकों तक नौबत पहुंचा दी थी। इसने जिस शख्स के सामने भी मदद की दरख्वास्त की, वो झट इसका दोस्त बन गया। इसके साथ नौकरी दिलवाने के बहाने घूमा फिरा, लेकिन नौकरी इसको फिर भी ना मिली। यूँ 1 साल की बेरोजगारी के दौरान कई चेहरे शनासा बन गए। इसके साथ दोस्ती के दावे करते करते अब रातें बसर करने के इल्ज़ामात तक पहुँच गए। लेकिन मुझे यकीन था कि ये बात इस कदर आगे ना बढ़ती थी। ये सब अफसाना तराजियाँ थीं। मुझे अपने यहाँ के मर्दों की इस फितरत का बखूबी इल्म था कि चंद कदम साथ चलते हैं तो कहते हैं हमने सारी मंजिलें तय कर ली हैं। मैंने सरवत के हालात में दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी। जब मौका मिलता भाभी और भाई को इसकी कसम पुरसी बताकर इनके दिलों में भी इसके लिए जगह पैदा करने की सही करती थी, ताकि इसको मुलाजमत पर रहने दिया जाए। अगरचा इसको नाकाफ़ी तनख्वाह मिल रही थी, लेकिन इसकी खुशकिस्मती थी कि एक नर्स ने शादी होने के फ़ौरन बाद नौकरी छोड़ दी, तो इसकी जगह सरवत फिट हो गई। इसके हालात से वाकिफ हो जाने के बाद एक मैं ही नहीं, मेरे सारे घर के अफराद भी इसके साथ हमदर्दाना रवैया रखते थे। सभी को इससे मोहब्बत हो गई। भाई ने इसके वालिद को अस्पताल में दाखिल करवा दिया और इसके छोटे बहन भाइयों को स्कूल में दाखिला दिलवा दिया गया। इसकी तनख्वाह में भी खातिर ख्वाह इजाफा हुआ। वो मुझे सच्चा दोस्त और गमगुसार समझने लगी। मुझे भी इससे मोहब्बत हो गई थी। अब इसको देखे बिना चैन ना पड़ता था। शाम की ड्यूटी से फारिग होकर सीधी मेरे पास वो आती, फिर हम घर से करीब बाग की सैर को निकल जाते। वो बेतकल्लुफ़ी से बातें करती चली जाती। वो बिलाशुबा बहुत मुखलिस थी, सच्ची थी, रियाकारी से दूर थी। ऐसे सादा मासूम दिल लोग दुनिया में कम ही होते हैं। अब वाकई मुझे इससे कभी इस कदर शदीद उल्फत हो गई कि इसके बगैर जीने का तसव्वुर भी मैं ना कर सकती थी। वो अगर क्लिनिक से किसी दिन घर चली जाती तो मैं अपनी मुलाजमा को इसके घर भेजकर उसको बुलवा लेती। सरवत का घर हमारी रिहाई से ज़्यादा दूर ना था। वो अपने एक रिश्तेदार के क्वार्टर में रहती थी, जो इसकी मरहुमा खाला के बेटे का था। इसकी माँ बूढ़ी हो चुकी थी। वो अक्सर ड्यूटी के सिलसिले में घर से बाहर होता। इसने इस बेघर कुनबे को रहने के लिए क्वार्टर दे दिया था, ताकि इसकी बूढ़ी माँ अकेली ना रहे। इस उधेड़ उम्र शख्स जिसका नाम सिराज था, इसकी बीवी मर चुकी थी और ये बे औलाद था। अपनी तनख्वाह से कुछ मदद सरवत के वालिद की कर दिया करता था। अब घर में मेरी शादी की बातें होने लगी थी। एहसन मेरा तायाजाद था। वो कुछ बिगड़ा हुआ लाडला लड़का था। 10वीं के बाद तालीम को खैरबाद कह दिया और यार दोस्ती में पड़ गया। हमारी ज़मींदारी थी, लिहाजा लड़का अच्छा हो या बुरा, शादी अपनों में ही किया करते थे। वालदैन को मालूम ना था कि एहसन पढ़कर ना देगा, लेकिन हमारे वालदैन का यही नज़रिया था कि ज़मीन काफ़ी है, नौकरी नहीं करनी, फिर किस बात की फ़िक्र है। लड़का 10वीं कर ले तो भी ज़मीन की ही देखभाल करनी है। घर का लड़का, घर की लड़की, फिर दर दर झाँकने की ज़रूरत ही क्या है। तभी वो गैरों के रिश्तों को ठुकरा दिया करते थे, चाहे ये लड़के तालीम याफ्ता, काबिल और लायक क्यों ना होते थे। एहसन हमारे घर आया तो सरवत मेरे पास बैठी थी। वो भी हमारे पास बैठ गया। मुझे अच्छा ना लगा, मगर इसने परवाह ना की। सरवत जाने को हुई तो मैंने कहा कि अकेली जाओगी, मगरिब हो चुकी है, ठहरो, मैं तुमको मुलाजमा के साथ घर भेज देती हूँ। वो बोली मैं चली जाऊँगी। मुलाजमा किचन में रात का खाना बना रही थी। एहसन बोला मैं छोड़ आता हूँ। सरवत ने लाख मना किया, वो इसके साथ चल दिया। तब मैंने भी कहा अगर एहसन छोड़ने जा रहा है तुम्हें तो ठीक है, क्यों मना कर रही हो। वो मेरे कहने से चुप हो गई। फिर तो एहसन ने ये मामूल बना लिया कि जब सरवत आ बैठी वो भी आ जाता। हमारे घर पास पास थे।
दरमियान में दीवार थी जिसमें आने जाने के लिए दरवाज़ा रख दिया गया था, लिहाजा एहसन साहब जब चाहते बिना रोक टोक हमारे यहाँ आ जा सकते थे। सरवत ने महसूस कर लिया कि एहसन अब इसी वक्त आता है जब वो आती है। यूँ लगता था कि वो इसी के लिए आता है। वो सरवत में दिलचस्पी लेने लगा। मुझे तो वो पहले से पसंद ना था और ना मैं इससे शादी करना चाहती थी, मगर ये बुजुर्गों की जिद थी, बल्कि ताई की चाहत थी कि मुझे बहू देखना चाहती थी। मैं जानती थी कि इनका बेटा तोता चश्म है। सरवत मेरी वजह से चुप रहती और एहसन की मौजूदगी को बर्दाश्त करती। जूं जूं दिन गुजरते जाते थे, एहसन का झुकाव सरवत की तरफ बढ़ता जा रहा था और मुझे एहसन से गुल्लू खासी चाहिए थी। इसके वजूद को बर्दाश्त करना मेरे लिए मुश्किल था। तभी मेरे जहन में एक अनोखी सोच ने जन्म लिया। सोचा अगर सरवत को एहसन के साथ शादी करने पर राजी कर लूं तो यकीनन मेरी जान इस तायाजाद से छूट सकती है। एक रोज़ सरवत ने कहा कि तुम अपने तायाजाद को मना करो। जब मैं क्लिनिक पर होती हूँ ये वहाँ आ जाता है, बहाने बहाने बातें करता है। भाईजान ने देख लिया तो क्या सोचेंगे। मैंने कहा कि तुम खुद क्यों मना नहीं कर देती। बोली कई बार मना किया है मैंने, इस पर असर ही नहीं होता। साफ कहता है कि तुम पर फिदा हूँ, तुम्हें देखे बगैर चैन नहीं मिलता। अब तो ऐन छुट्टी के टाइम आ जाता है, गाड़ी क्लिनिक से कुछ दूर खड़ी कर देता है और जब मैं बाहर निकलती हूँ कहता है आओ मैं गाड़ी में घर छोड़ देता हूँ। मैंने कहा सरवत अगर मेरा कज़न तुमको पसंद करने लगा है तो ये अच्छी बात है, इसमें हर्ज क्या है। तुम राज़ी हो जाओगी तो मैं तुम्हारी इसके साथ शादी की कोशिश करूँगी। इस तरह तुम हमारे ख़ानदान की बहू बन जाओगी, हमारा साथ हमेशा जुड़ा रहेगा। वो बोली नूर कैसी बातें करती हो तुम, वो तुम्हारा मंगेतर है, हमारी दोस्ती तो यूं भी रहेगी। मुझे तुम्हारे कज़न से शादी करने की क्या ज़रूरत, तुम पागल हो। मैंने कहा शादी में दोनों की रजामंदी शामिल होना लाजमी है। अब अगर एहसन मुझे नहीं किसी और लड़की को पसंद करता हो तो भला मैं क्यों करूँगी इससे शादी। अगर बुज़ुर्गों ने मजबूर किया तो ये ज़बरदस्ती की शादी होगी और ज़बरदस्ती की शादियाँ भला कब कामयाब होती हैं। तुम इस बारे में सोचना। अगर तुम्हारे दिल को ये रिश्ता कबूल होगा तो कसम खाती हूँ कि तुमको अपने घर लाकर रहूँगी। तुम्हारे बहन भाइयों का मुस्तकबिल भी महफूज हो जाएगा। मेरी दलीलें सुनकर हर बार वो चुप हो जाती थी, जबकि मैं इसे कायल करने की कोशिश करती रहती। ताया की ज़मीन हमसे बहुत ज़्यादा थी। एहसन और मोहसिन, इनके दो ही बेटे वारिस थे। एहसन के हिस्से में अच्छी खासी जायदाद आनी थी और बेचारी सरवत गुर्बत की मारी की तकदीर संवर जानी थी। बाप तो बीमार वैसे ही चल चलाओ पर था और 5 छोटे बहन भाइयों का बोझ इस गरीब के नातवा कंधे कब तक सह सकते थे। तभी तो इसके लिए अच्छा ही सोच रही थी। सरवत की खातिर मैंने इस वक्त अलमे बगावत बुलंद कर दिया जब एहसन ने खुद मुझसे इल्तिजा की कि मैं शादी से इनकार कर दूं, क्योंकि वो सरवत को दिल से चाहने लगा है और इससे शादी का ख्वाहिशमंद है। राबिया मेरी पुप्पो की बेटी थी जो मेरे छोटे भाई की मंगेतर थी। मैंने इसके ज़रिए अम्मी से कह दिया कि वो ज़बरदस्ती का बंधन ना बांधें वरना अंजाम अच्छा ना होगा, क्योंकि मैं एहसन से शादी नहीं करना चाहती। सभी ने मुझे समझाया, अब्बा जान ने धमकियां दे डाली, मगर मैंने कह दिया दुनिया इधर की उधर हो जाए, मेरा फैसला अटल है। सरवत को मैंने मना लिया। वो नीम दिली से आमादा हुई क्योंकि इसके ख्याल में इसको मेरे मंगेतर से शादी नहीं करनी चाहिए। वो ये भी जानती थी कि एहसन और मैं जो चाहे कर लें, हमारे बुजुर्गों ने कब राज़ी होना है। यकीनन सरवत के साथ एहसन की शादी का ख्याल सबके नज़दीक एक लतीफ़े से कम नहीं था। एहसन को मैंने बता दिया कि मैंने शादी से इनकार कर दिया है, तो वो भी अपने फ़ैसले पर डट गया और मैं हर सूरत सरवत को अपनाऊंगा। वो भाईजान के क्लिनिक पर नर्स है तो क्या हुआ, जब मैं इससे शादी कर लूँगा तो वो खुद ब खुद एक दौलतमंद इज़्ज़तदार घराने की फ़र्द बन जाएगी। लड़की को स्टेटस देना तो हम मर्दों का ही काम है। किसने मेरी और एहसन की बात ना मानी, हत्ता के भाईजान ने भी कह दिया कि ये हमारे छोटे बहन भाई अब नर्सों को घर का फ़र्द बनाकर हमारे ख़ानदान की इज्जत को बट्टा लगाएंगे। सरवत को बिलाखिर एहसन ने रफ्ता रफ्ता राम कर लिया और वो भी इसको पसंद करने लगी। एहसन इसके साथ शादी का वादा कर चुका था। वो इसका सहारा पाकर मसरूर थी। इसको यकीन था कि एक अमीर घराने में इसकी शादी होगी तो किस्मत बदल जाएगी। जब मैंने इसको यकीन दिलाया कि मैं अपने मंगेतर से शादी ही नहीं करना चाह रही और ना वही मुझसे शादी का ख्वाहिशमंद है, हमारे साथ ज़बरदस्ती हो रही थी, तो वो खुश नज़र आने लगी जैसे इसको सारी दुनिया की दौलत मिल गई हो। इधर जब हमारे बुजुर्गों तक बात पहुंची, वो सर जोड़कर बैठ गए। इन्होंने फैसला किया कि किसी सूरत इन्हें सरवत नर्स का घर में लाना कबूल नहीं है और हर सूरत में एहसन की शादी वो नूर से ही करेंगे। बिलाखिर इन्होंने मुझसे और एहसन से पूछे बगैर हमारी शादी की तारीख भी मुकर्रर कर दी। एहसन तो यूं भी थाली का बैंगन था। जायदाद से आग कर देने की धमकी का मतलब यही था कि इसके बाल इसके वालिद की मुट्ठी में थे, लेकिन मेरे दिल की कैफियत दूसरी थी। लाख निडर सही अपने ख़ानदान में बुजुर्गों गैर लचकदार रवैये को जानती थी। मैं भी आखिर लड़की थी, मजबूर थी, ताहम
मैं अभी तक सरवत के साथ थी, भला क्यों कर मैं इसकी ज़िंदगी में नया भौचाल ले आती। इसको ये बताकर मेरी और एहसन की शादी की तारीख भी रख दी गई है, ताहम कब तक ये बात इससे छुपाई जा सकती थी। एक रोज़ हिम्मत करके मैंने इसको वालिदैन के फैसले से आगाह कर दिया, मगर ये भी कहा कि अगर इन्होंने अपनी ज़िद कायम रखी तो मैं घर छोड़ दूंगी या फिर कुछ खा लूंगी। इस पर वो कांप कर रह गई, बोली, मेरी प्यारी नूर, खुदा के लिए मेरी खातिर घर वालों को नाराज़ ना करो। मैं कभी आप जैसे बड़े घराने की दुश्मनी मोल नहीं ले सकती। मैं तुम्हारे भाई के क्लिनिक पर एक अदना सी मुलाजिम हूँ, इनकी बराबरी का ख्वाब नहीं देख सकती। मुझे भी कुछ हासिल ना होगा, तुम्हारा भी मुस्तकबिल तबाह हो जाएगा। तुम और एहसन साबित कदम रहना, वरना देख लेना मैं अपना क्या हशर करूँगी कि घर वाले भी बैन करेंगे। तुम जानती हो कि मैं एक जुनूनी लड़की हूँ। सरवत ने मेरी बातों को पसे पुष्ट डाल दिया। इसने ना सिर्फ एहसन से मुंह मोड़ लिया बल्कि मुझसे भी दोस्ती ख़त्म कर ली। भाईजान की क्लिनिक से मुलाजमत छोड़कर हमसे दूरी इख्तियार कर ली, महज इसलिए कि हमारे घर में कोई फसाद ना हो। सरवत की बेवफाई हम पर साबित हो गई। इसने एहसन को धुतकार दिया। वो मेरे पास आया, ये बताया कि सरवत कितनी कमज़र्फ और नीच निकली। काश इसने थोड़ा तहम्मुल से काम लिया होता तो आज हम दोनों को इस कदर पछतावा ना होता, मगर हम दोनों ही इस वक्त जोश और इंतकाम में आपे से बाहर हो रहे थे। वो एहसन के सामने एक मामूली से कंपाउंडर के साथ सैरो तफरी को जाने लगी। एहसन को नज़रअंदाज करके इस कंपाउंडर को इस पर तरजीह देने लगी। मैं जब आखिरी बार इसके घर समझाने को गई तब भी वो लड़का इसके घर बैठा हुआ था। इसने 2 मिनट भी मुझे अपने यहाँ ठहरने ना दिया। इस रोज़ मैंने एक गैर शख्स और मुलाजमा के सामने अपनी इस कदर बेइज्जती महसूस की कि वहीं दहलीज पर खड़े खड़े कसम खा ली कि जब तक सरवत से अपनी तौहीन का इंतकाम ना ले लूँगी चैन से ना बैठूंगी। ये रात 2 बजे का वक्त था जब भाईजान ने अम्मी को बताया कि इन्होंने क्लिनिक से आते हुए सरवत को किसी शख्स के हमरा जाते देखा है। मैंने समझ लिया कि ये वही बदबख्त शख्स है जिसका सहारा लेकर इसने हमको छोड़ दिया है। एहसन ने भी ये बात सुन ली थी। इसके जहन ने सरवत के खिलाफ एक अजीब सा शैतानी प्रोग्राम बना लिया और जाने क्यों मैंने भी इस बात का यकीन कर लिया कि वो सिर्फ इस शख्स के साथ रंगरंगलियाँ मनाती फिरती है। हालांकि ऐसा नहीं था। दरअसल इसने एक अस्पताल में बतौर नर्स मुलाजमत कर ली थी और ये नौकरी इस कंपाउंडर ने इसको दिलाई थी। इस रात वो अपनी ड्यूटी ख़त्म करके घर जा रही थी और वो इसको घर तक पहुंचाने जा रहा था, लेकिन एहसन ने इतना गलत समझा कि इंतकाम की आग ने इसके दिमाग के चिराग को ही बुझा दिया। वो अपने दोस्त के पास गया। इसका बड़ा भाई पुलिस ऑफिसर था। इससे कहा कि वो फलां घर पर छापा मारे क्योंकि वहाँ सरवत और अस्पताल का एक मुलाजिम गलत कामों में मुलव्विस हैं, मगर पुलिस ऑफिसर ने ऐसा करने से इनकार किया। इसने कहा अगर दुश्मनी ही निकालनी है तो फिर सड़क पर इनको हम ज़रूर पकड़कर थाने ला सकते हैं कि वो रात गए क्यों आवारागर्दी कर रहे थे। इनसे पूछगुछ की जा सकती है, लेकिन घर के अंदर हम छापा नहीं मारेंगे कि वहाँ फैमिली रहती है। तब अगली रात एहसन और इसका दोस्त 2 पुलिस एहलकारों के साथ सड़क पर इस जगह खड़े हो गए जहां से 12 बजे की ड्यूटी ख़त्म कर लेने के बाद सरवत और इसके साथी ने गुजरना था। बस इन पुलिस एहलकारों ने आवारागर्दी के इल्ज़ाम में इनको घेरा और थाने ले आए। रात भर थाने में रखा। सुबह एक डॉक्टर को सरवत ने फ़ोन कराया। वो थाने आया और इन लोगों को छुड़ा कर ले गए, लेकिन बात अस्पताल वालों तक पहुँच गई थी। इनकी मुलाजमत जाती रही और ये दोनों किसी को मुँह दिखाने के काबिल ना रहे। एहसन ने इसको कहा था कि तुमने अपने नसीब को ठोकर मारी है तो मैं भी तुमको इस काबिल ना रखूंगा कि तुम किसी और से शादी कर सको। ऐसा ही हुआ। वो कंपाउंडर भी कहीं गायब हो गया। सरवत की यहाँ से भी नौकरी चली गई। एहसन के दिल में गोया ठंडक पड़ गई। जिस रात तमाम शब सरवत थाने बैठी रही थी, इसके गालों पर आंसुओं की लकीरें बह रही थी। ये बात एहसन के दोस्त ने इसको बताई तो मैंने सरवत को फ़ोन करके कह दिया कि अब तुमको पता चला, जो किसी से सच्ची मोहब्बत करते हैं वो अपनी बेइज्जती का इंतकाम लेना भी खूब जानते हैं। इस वाक़े को बमुश्किल हफ्ता गुजरा था कि सरवत ने कोई जहरीली दवा खा ली। वो मौत और ज़िस्त की कशमकश में गिरफ्तार थी। इसके छोटे भाई ने क्लिनिक आकर भाईजान को बताया। वो एम्बुलेंस लेकर इसके घर गए, इसको अस्पताल पहुंचाया, मगर डॉक्टर इसकी ज़िंदगी ना बचा सके और यूं वो बदनसीब लड़की मौत की आगोश में जा सोई। अफसोस जिस लड़की की गुर्बत पर मैंने रहम खाया, इससे मोहब्बत की, वो अपने घर वालों के दिल में इससे हमदर्दी की राह हमवार की। इसको अपने भाई के क्लिनिक पर नौकरी दिलाई। मेरी कोशिश से इनके घर का बुझा हुआ चूल्हा जला। इसके बीमार बाप को इलाज और दवा नसीब हुई और छोटे भाइयों को तालीम की रोशनी मिलने लगी। और फिर मैं ही बाद में इसकी दुश्मन बन गई। अपने एहसान के बदले इसको अपना गुलाम बना लेना चाहा। इसके इनकार को अपनी अना का मसला बना लिया। हालांकि मेरी खातिर इसने अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दी थी। मेरे भाई जान और वालदा ने इसे बुलाकर कहा था
कि तुम हमारी बेटी और एहसन के रास्ते से हट जाओ ताकि हम अपना ख़ानदानी मसला खुश उसलूबी से सुलझा सकें। इस पर ही इसने मुझको छोड़ा और एहसन से बेरुखी इख्तियार की और हम दोनों ने अपनी रिवायती जागीरदारी सोच के ज़ेरे असर इसकी बेरुखी को अना का मसला बना लिया, इसको इंतकाम का निशाना बनाया, इसको नीच और कम ज़र्फ़ कहा, हालांकि नीच और कम ज़र्फ़ वो ना थी, हम ही थे। मैं और एहसन बाद में हमारी शादी हो गई। एहसन तो इस बदनसीब लड़की को भूल गया, लेकिन मैं आज तक ना भुला सकी। इस वाक़ये को गुज़रे 15 बरस से ज़्यादा हो चुके हैं। सच है कि एहसान करना आसान है, मगर एहसान करके भुला देना मुश्किल है। उम्मीद है आपको ये स्टोरी भी पसंद आई होगी। अगर आई है तो इसे लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।